ये है क्रिस्टा गेल पाइक। इनका जन्म किर्सा हैंसन और एमिल गेल पाइक के घर बेकले वेस्ट वर्जीनिया में हुआ था। क्रिस्टा पाइक के माता पिता लापरवाही थे और उन्होंने कभी भी उन पर ध्यान नहीं दिया। जब क्रिस्टा पाइक पेट में थी फिर भी उनकी माता लगातार ड्रिंक करती थी, स्मोक करती थी। तब भी जब उन्हें खबर मिली कि उनके बच्चे को गंभीर दौरे आ रहे हैं, बचपन में क्रिस्टा पाइक के साथ कथित तौर पर परिवार के एक दोस्त ने दुर्व्यवहार किया था। ऐसे लगता है कि इसका क्रिस्टा पाइक के पूरे बचपन में आचरण और व्यवहार का गंभीर प्रभाव पड़ा। क्रिस्टा पाइक का पालन पोषण उसकी दादी ने किया, जिनसे वो बहुत प्यार करती थी। फिर साल बीत गए और क्रिस्टा पाइक की दादी और दादा का निधन हो गया। क्रिस्टा पाइक अपनी दादी से बहुत करीब थी, उसने इसे बहुत मुश्किल से लिया। उसने बाद में खुद को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया और आखिरकार आत्महत्या का प्रयास किया। क्रिस्टा पाइक और उसकी मां के बीच बिल्कुल भी अच्छे संबंध नहीं थे। क्रिस्टा पाइक की मां किर्सा का घर पर भी कोई मदद नहीं करती थी। उसके घर में लगातार बुरे लोग आते रहते थे जो उसकी बेटी क्रिस्टा पाइक के साथ सेक्सुअली एब्यूज करने की कोशिश करते थे। बाद में क्रिस्टा पाइक की मुलाकात टेनेसी के नॉक्सविले में जॉब स्कोप सेंटर में कॉलिन स्लेमर से हुई। कॉलिन स्लेमर एक स्टूडेंट थी। कॉलिन स्लेमर को दोस्त और परिवार के लोग उसे दयालु और देखभाल करने वाले महिला के रूप में वर्णित करते थे, जो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। क्रिस्टा पाइक और कॉलिन स्लेमर दोस्त नहीं थे। असल में क्रिस्टा पाइक को कॉलिन स्लेमर से जलन होने लगी थी। क्रिस्टा पाइक को लगता था कि कॉलिन स्लेमर उसके बॉयफ्रेंड को उसे छीनने की कोशिश कर रहा है। स्कूल में साल के दौरान एक बार क्रिस्टा पाइक ने अपने कुछ विस्तारित परिवार से मिलने के लिए यात्रा पर गई थी। क्रिस्टा पाइक के बॉयफ्रेंड टेरियल सिप छुट्टी के लिए नॉक्सविले में ही रुक गया था और क्रिस्टा पाइक के बिना टेरियल सिप अकेला था। इसलिए जब वो बाहर आई थी तो उसने और भी दोस्तों के साथ घूमने की कोशिश की। टेरियल सिप ने कॉलिन स्लेमर के साथ घूमना शुरू कर दिया। बाद में इन दोनों का इंटीमेट भी हो गई और क्रिस्टा पाइक के दूर रहने के दौरान टेरियल सिप और कॉलिन स्लेमर ने संबंध बनाए। हालांकि इन दोनों ने कभी भी क्रिस्टा पाइक को नहीं बताया कि असल में क्या हुआ था, लेकिन क्रिस्टा पाइक को शक था इन दोनों के बीच कुछ न कुछ हुआ है। जैसे जैसे दिन बीतते गए क्रिस्टा पाइक का शक और भी गहरा होते गया, लेकिन बिना किसी सबूत या पुष्टि के उसे राहत नहीं मिल पा रही थी। बस वो खुद को पागल बना रही थी और गोल गोल सोच रही थी। फिर क्रिस्टा पाइक ने कॉलिन स्लेमर के साथ शांति बनाने की कोशिश की। क्रिस्टा पाइक ने कॉलिन स्लेमर को कुछ मारिजुआना दिया और उसे बताया कि उसने इसी जंगल में छिपा कर रखा है, लेकिन ये शांति प्रस्ताव सिर्फ एक चाल थी। क्रिस्टा पाइक वास्तव में इस महिला के साथ व्यवहार नहीं करना चाहता था। क्रिस्टा पाइक किसी तरह से कॉलिन स्लेमर से बदला लेना चाहती थी। 12 जनवरी 1995 को रात 8 बजे क्रिस्टा पाइक, टेरियल सिप, कॉलिन स्लेमर और उनके एक दोस्त सदोला पीटरसन अपने छात्रावास के कमरे से निकलकर सीधे जंगल की ओर चल पड़े। कॉलिन स्लेमर ने सोचा कि वे जंगल में नशा करने और ड्रग्स लेने जा रहे हैं, लेकिन उसका हादसा इससे भी बुरा होने वाला था। वे एक सुदूर इलाके में थे, मीलों तक कोई नहीं था। जब वे जंगल में काफी दूर निकल गए और निश्चित रूप से वे अकेले थे, तो क्रिस्टा पाइक ने फैसला लिया कि कॉलिन स्लेमर से भिड़ने का यह सही समय आ गया है। क्रिस्टा पाइक ने उससे उसके बॉयफ्रेंड को बहकाने की कोशिश करने के बारे में पूछा। कॉलिन स्लेमर ने तुरंत इनकार कर दिया कि उसके और टेरियल सिप के बीच कुछ भी नहीं हुआ था। फिर भी क्रिस्टा पाइक ने कॉलिन स्लेमर से टेरियल सिप के साथ उसके डाउट रिश्ते के बारे में लगातार सवाल पूछे और उसे उकसाया। कॉलिन स्लेमर को तब एहसास हुआ कि वे जंगल में मौज मस्ती और स्मोकिंग करने नहीं आए थे, बल्कि क्रिस्टा पाइक और टेरियल सिप दोनों ही जंगल में अपने साथ हथियार लेकर आए थे। उनके पास मीट क्लेवर और बॉक्स कटर थे। उनके साथ मौजूद दूसरे दोस्त सदोला पीटरसन निगरानी कर रही थी। वो क्रिस्टा पाइक की तरफ थी और उसने सुनिश्चित किया कि कॉलिन स्लेमर का सामना करते समय कोई भी उन पर हमला ना करे। लेकिन क्रिस्टा पाइक ने फिर भी कॉलिन स्लेमर पर झपटा मारा, उसके सिर को पकड़ा और उसके चेहरे को अपने घुटनों से टकराया। उसके बाद क्रिस्टा पाइक ने कॉलिन स्लेमर को आक्रामक तरीका से जमीन पर धकेल दिया। फिर बार बार क्रिस्टा पाइक ने कॉलिन स्लेमर को लात मारे, घूंसे मारे। उस समय कॉलिन स्लेमर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही थी और खुद को बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी। वो कीचड़ में पड़ी हुई थी, रो रही थी। तभी उसने चिल्लाते हुए पूछा, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? लेकिन इस बात का जवाब ना देकर क्रिस्टा पाइक ने लगातार उसे मारता रहा। एक समय पर कॉलिन स्लेमर ने खड़ा होकर वहां से दूर भागने की कोशिश की, लेकिन कॉलिन स्लेमर वहां से दूर नहीं जा पाई। इससे पहले कि क्रिस्टा पाइक ने उसकी पीठ पर वार किया, जबकि टेरियल सिप ने उसे रोका और उसे वापस जमीन पर गिरा दिया। फिर क्रिस्टा पाइक ने बॉक्स कटर निकाला और फिर कॉलिन स्लेमर को बार बार काटना शुरू कर दिया। कॉलिन स्लेमर घबरा गए और उसने क्रिस्टा पाइक और टेरियल सिप से विनती की कि मुझे मत मार डालो, मुझे जीवित रहने दे। यो फिर भी क्रिस्टा पाइक को संतुष्ट नहीं कर सका। उसे जो कुछ भी सुनने को मिला वो पसंद नहीं आया। क्रिस्टा पाइक ने बोला, चुप रहो। कॉलिन स्लेमर जितना ज्यादा बात करने की कोशिश करता है, क्रिस्टा पाइक उतना ही ज्यादा नाराज होता है। अगले 1 घंटे तक क्रिस्टा पाइक ने कॉलिन स्लेमर पर हमला जारी रखा। उसने उसे पीटना और काटना जारी रखा। बॉक्स कटर का इस्तेमाल करके कॉलिन स्लेमर की ख्याति पर पेंटाग्राम भी उकेरा। हमला के दौरान एक समय पर क्रिस्टा पाइक को लगा कि उसने जंगल में कोई शोर या किसी व्यक्ति को उसकी क्रूर यातना में बंधा डालते हुए सुना, तो वो कॉलिन स्लेमर से दूर चली गई और जांच करने के लिए बाहर चली गई। लेकिन कोई न मिलने पर वो वापस मुड़ी और फिर से कॉलिन स्लेमर पर वार करने लगी। क्रिस्टा पाइक ने कॉलिन स्लेमर पर एक बड़ा पत्थर फेंका जो उसके सिर के पिछले हिस्से में जा लगा। फिर टेरियल सिप ने भी इसमें शामिल होकर कॉलिन स्लेमर पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। इस समय कॉलिन स्लेमर की हालत बहुत खराब थी। उसकी सांसें धीमी और उथली चल रही थी। वो अपने खून में डूब रही थी और यह एक भयानक नजारा देखने को था। 1 घंटा की नरक भरी घटना के बाद क्रिस्टा पाइक ने डामर का एक बड़ा टुकड़ा उठाया और उसे बार बार कॉलिन स्लेमर की खोपड़ी में घुसाया और वहीं से कॉलिन स्लेमर की जान चली गई। एक बार जब क्रिस्टा पाइक को यकीन नहीं हुआ कि कॉलिन स्लेमर अब जीवित नहीं है, तो
किस्टा पाइक और टेडल सीप ने कॉलिंस लेमार्क की बॉडी को घसीटते हुए जंगल के पेड़ों के नीचे मिट्टी में ढेर के ऊपर रख दिया। फिर किस्टा पाइक ने अपने हाथों से कॉलिंस लेमार्क की टूटी खोपड़ी का एक टुकड़ा उठाया और उसे अपनी जेब में रख लिया। बहुत से बीमार हथियारों की तरह किस्टा पाइक अपनी जीत के एक यादगारों या ट्रॉफी रखना चाहती थी। उन्होंने कॉलिंस लेमार्क की पहचान पत्र ले लिया ताकि अगर मरा हुआ बॉडी मिले तो यह पहचान करना मुश्किल हो जाए कि वो कौन था। उन्होंने उसके कड़े दस्ताने भी ले लिए और उनसे अपने जूतों और कपड़ों से खून पोंछा। फिर किस्टा पाइक, उसका बॉयफ्रेंड टेडल सीप और उसका दोस्त सतोरा पीटरसन तीनों जंगल से निकलकर पास के एक पेट्रोल पंप पर गए और कॉलिंस लेमार्क की पहचान पत्र से खून से सारे दस्ताने फेंक दिए। फिर ऐसे ही वे तीनों वापस हॉस्टल के कमरे में चले गए। रात के करीब 10 बजे हुए आखिरकार अपने हॉस्टल में पहुंच गए। हॉस्टल में वापस आकर किस्टा पाइक एक दोस्त से मिलने गए। उस दोस्त ने बताया कि जब वे साथ में थे तो किस्टा पाइक बहुत खुश थी। किस्टा पाइक गा रही थी, नाच रही थी, उछल कूद रही थी और मुस्कुरा रही थी। फिर किस्टा पाइक ने अपने दोस्त को उस रात की भयानक कारनामों के बारे में बताया। किस्टा पाइक ने पीछे हटने से मना किया कि उसने कॉलिंस लेमार्क के साथ जो कुछ भी किया था उसका पूरा ब्यौरा बता दिया और फिर उसने अपनी ट्रॉफी कॉलिंस लेमार्क की खोपड़ी का एक टुकड़ा निकाला और उसे अपने दोस्त को दिखाया। फिर अगले सुबह 13 जनवरी को कॉलिंस लेमार्क के अवशेष नॉक्सविले में विश्वविद्यालय के एक कर्मचारी को मिले। माना जाता है कि पहली नज़र में इस कर्मचारी को लगा कि उसने किसी जानवर का सांप पाया है, लेकिन जल्द उसे एहसास हुआ कि यह कुछ ज़्यादा ही भयानक था। यह एक स्टूडेंट था जो जमीन पर बेजान पड़ा था। फिर अधिकारी को तुरंत बुलाया। फिर घटना स्थल पर मौजूद प्रथम अधिकारी अपराध स्थल को देखकर डर गया। उसने बताया कि मुझे लगा कि मैं उसके चेहरे को देख रहा हूँ, लेकिन सब कुछ इतने बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था कि मैं निश्चित नहीं हो सका। किस्टा पाइक ने अगले सुबह अपराध स्थल पर लौटने की कोशिश की, लेकिन जांच के कारण उसे जंगल में जाने से मना कर दिया गया। वो वापस लौटे और कैंपस में चले गए। फिर किस्टा पाइक ने वास्तव में स्कूल की एक कक्षा में अपनी जैकेट छोड़ दी और जैकेट के अंदर कॉलिंस लेमार्क का खोपड़ी का टुकड़ा था। एक करेला प्रशासक को जैकेट और खोपड़ी का टुकड़ा मिला और निश्चित रूप से इसे पुलिस को सौंप दिया। उसके बाद यह स्पष्ट हो गया कि यह अपराध किसने किया था। किस्टा पाइक, टेडल सीप और सतोरा पीटरसन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। वे सभी को पूछताछ के लिए ले गया। किस्टा पाइक पहले गई और उसने तुरंत ही सब कुछ बता दिया। उसने पुलिस को बताया कि वो अपनी सहपाठी कॉलिंस लेमार्क की मौत के लिए जिम्मेवार है। किस्टा पाइक ने जंगल में जो कुछ भी हुआ उसका बारीकी से पुलिस ऑफिसर को बताया। उसका कबूलनामा 42 पन्नों का था। पुलिस के पास सिर्फ उसका कबूलनामा ही नहीं था, उनके पास उनकी जैकेट से खोपड़ी का टुकड़ा भी था। उन्हें उस रात किस्टा पाइक के खून से सने कपड़े भी मिले। किस्टा पाइक ने पुलिस को गैस स्टैंड पर भी ले गए वापस, जहां उन्हें आईडी कार्ड और दस्तान फेंकने का प्रयास किया। जांच की प्रक्रिया के दौरान किस्टा पाइक बहुत सहयोगी रही। कॉलिंस लेमार्क की हत्या के मुकदमे को बहुत प्रचारित किया गया और 22 मार्च 1996 को टेनेसी के नॉक्स काउंटी में हुआ। फिर किस्टा पाइक पर बिल किबर्टी नामक नॉक्सविले काउंटी के सहायक जिले अटॉर्नी द्वारा मुकदमा चलाया गया। मुकदमे के दौरान अभियोजकों ने तर्क दिया कि किस्टा पाइक उसके प्रेमी टेडल सीप ने कॉलिंस लेमार्क को जंगल में बेला फुसला कर ले गए और वैम्पायर कबीले के प्रति अपनी वफादारी साबित करने की योजना के तहत उसे मार डाला। वैम्पायर कबीला अपने चरण विश्वास और प्रथाओं के लिए जाना जाता था, जिसमें एक दूसरे को शराब पिलाना, जानवरों की बलिदान देना और शैतानी अनुशासन करना शामिल था। किस्टा पाइक टेडल सीप सक्रिय सदस्य थे और इसके साथ चलने वाले नियम और अनुशासन में भाग लेते थे। समूह का नेतृत्व रॉड फेरेल नाम का एक युवक लड़का था जो 500 साल पुराना फीसाज होने का दावा करता था और विसागो नाम से जाना जाता था। अभियोजन पक्ष ने सबूत पेश किया और किस्टा पाइक ने कॉलिंस लेमार्क की छाती पर पेंटाग्राम अकेरने के लिए एक बॉक्स कटर का इस्तेमाल किया था। उसने कॉलिंस लेमार्क की खोपड़ी का एक टुकड़ा एक ट्रॉफी के रूप में, चिन्ह के रूप में लिया था। बाद में किस्टा पाइक की बचाव टीम ने तर्क दिया कि मानसिक बीमारी के कारण वो हत्या के लिए जिम्मेवार नहीं थे और उसने अपने पूरे जीवन काल में दुर्व्यवहार और आघात झेला था। बचाव दल ने किस्टा पाइक के दर्दनाक अतीत के अनुभव को मुकदमे में उठाया ताकि उसकी सजा कम हो सके। किस्टा पाइक जन्म से पहले ही उसे दिमागी क्षति का सामना करना पड़ा। फिर जब वो 11 साल की थी तो तब से ही उसे दुर्व्यवहार, अपेक्षा, कोई हिंसक बलात्कार का सामना करना पड़ा और वह गंभीर मानसिक बीमारी से पीड़ित थी। इन कारकों के कारण वह कभी भी एक कार्यात्मक वयस्क के रूप में विकसित नहीं हो पाई। किस्टा पाइक वास्तव में अपराध के समय वह केवल 18 साल की थी और जबकि वह तकनीकी रूप से वर्तमान टेनेसी कानून के तहत अंतिम सजा के लिए कानूनी रूप से बमुश्किल पात्र थी। उसकी गंभीर दिमागी बीमारी के कारण उसे मृत्युदंड से छूट मिलना चाहिए। हालांकि मुकदमे में किस्टा पाइक ने अपने किसी भी कृत्यों के लिए कोई पछतावा नहीं हुआ। ऐसे कहा गया कि पूरे मुकदमे के दौरान उसका व्यवहार लगातार अनियंत्रित और हिंसक था। बचाव पक्ष में हत्या को वैम्पायर कबीले में किस्टा पाइक के भागीदार और गॉथिक और गुप्त संस्कृति के प्रति उसके आकर्षण से जोड़ने का प्रयास किया। किस्टा पाइक वैम्पायर समूह का नेता रॉड फेरेल के साथ अपने रिश्ते के माध्यम से वैम्पायर कबीले से जुड़ी थी, जिनसे वो ऑनलाइन मिली थी। हालांकि यह स्पष्ट नहीं था कि किस्टा पाइक पिशाच कबीला में कितने गहराई से शामिल थी या समूह का उस पर कितना प्रभाव था, लेकिन समूह के साथ उसका संबंध हत्या में उसकी शामिलता की जांच और मुकदमे में एक महत्वपूर्ण कारक था।
क्रिस्टा पाइक के मुकदमे के दौरान कॉलिंस लेमार की मां ने अपनी बेटे की हत्या के प्रभाव के बारे में बात करते हुए कहा, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब मैं उसके बारे में ना सोचूं और ऐसा कोई दिन नहीं जाता मैं जब उसके बारे में याद ना करूं। 22 मार्च 1996 को केवल कुछ घंटों के विचार विमर्श के बाद जज ने क्रिस्टी पाइक को प्रथम श्रेणी की हत्या का दोषी पाया तथा उसे गंभीर अपहरण और संपत्ति की चोरी का भी दोषी पाया गया। जुडिशियल कानून ने क्रिस्टी पाइक के लिए मौत की सजा का सिफारिश की और जज ने सजा सुनाई। क्रिस्टी पाइक वर्तमान में नेशविले टेनिस में महिलाओं के लिए टेनेसी जेल में बंद है। क्रिस्टा पाइक को 1996 में कॉलिंस लेमार की हत्या के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी। वो उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका में मौत की सजा पाने वाली सबसे कम उम्र वाली महिला थी। क्रिस्टी पाइक ने पिछले कुछ सालों में अपनी सजा के खिलाफ अपील करने में कोई प्रयास किए, लेकिन उन सभी अपीलों को अस्वीकार कर दिया गया। क्रिस्टी पाइक सबसे उल्लेखनीय अपीलों में से एक 2012 में थी, जब उसने तर्क दिया कि उसने ट्रायल वकील अपराधी थे और ट्रायल के दौरान उसका पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व करने में विफल रहे। लेकिन टेनेसी सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में अपील को अस्वीकार कर दिया। यह फैसला सुनाते हुए कि उसका ट्रायल वकील ने निश्चित रूप से उससे सक्षम प्रतिनिधित्व का प्रदान किया था और उसकी सजा वास्तव रूप से बड़ी ही उचित सजा थी। क्रिस्टा पाइक्स ने वर्षों से अपील और याचिकाएं दायर करना जारी रखा है, लेकिन कोई भी उसका सजा को पलटने का सफल नहीं हुआ है। क्रिस्टा पाइक का बॉयफ्रेंड टेरिल शिप को 1997 में अलग से मुकदमे चलाया गया। टेरिल शिप को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई क्योंकि वह अपराध के समय नाबालिग था, इसलिए वह मृत्युदंड के योग्य नहीं था। वह वर्तमान में टेनेसी के माउंटेन सिटी में नॉर्थ ईस्ट करेक्शनल कॉम्प्लेक्स में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। फिर सुधारा पीटरसन नामक के जासूस पर अदालत में मुकदमा चलाया गया। पीटरसन को बहुत हल्की सजा मिली क्योंकि वह इसमें क्रिस्टा पाइक ने उसे भाग लेने में मजबूर किया था। तो दोस्तों, ये था हमारे क्रिस्टा पाइक की कहानी, जो अमेरिका में मौत की सजा सुनाने वाले सबसे कम उम्र वाली महिला है। जब वो सिर्फ 18 साल की थी, इसने जो किया वो बिल्कुल चुकाने वाला और विशेष रूप से यह जघन्य है। यही कारण है कि यह मौत की सजा का मामला था। क्रिस्टा पाइक को, जो अब 40 साल की हो चुकी है, मौत की सजा पर बैठी और अपने फांसी का तारीख का इंतजार कर रही है। हालांकि अपने वकील के साथ मिलकर अपने मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलने के लिए लड़ाई जारी रखी है। अब तक वो असफल रही है। हालांकि यह बदला जा सकता है। मौत की सजा पाने या ना पाने के बीच अंतर सिर्फ 1 साल की उम्र तक सीमित है। अगर क्रिस्टा पाइक ने हत्या करने के समय 17 साल की उम्र में ऐसा किया होता तो उसे मौत की सजा देने की संभावना पूरी तरह से खत्म हो जाती। तो क्या क्रिस्टा पाइक को जीवन में दूसरा मौका मिलना चाहिए, या उसने जो अपराध किया है वो इतना जघन्य था कि उसकी मदद नहीं किया जा सकती है? दोस्तों, आपका इस बारे में क्या राय है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना।